तो हम लोग कर रहे थे, देखो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास, पॉलीमरेज की खास प्रॉपर्टी कि इट कैन पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही जोड़ सकता है। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ जोड़ना चालू कर दो तो इट विल नॉट डू। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जोड़ देगा, इस तरफ बना देगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, ये डीएनए, मैंने सपोज किया इधर भी डीएनए था, आगे भी डीएनए है, कहीं बीच में ओरिजिन था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां से ओपन हो गया। अब फिर ये और ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से सपोज करो इस डायरेक्शन में ओपन हो गया, थोड़ा सा और आगे जाके ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे है, फिर ये ओपन हो जाएगा, ये इधर का पोर्शन बन चुका है, यहाँ ये वाला पोर्शन बन चुका है। ठीक है, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डायरेक्शन, ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रही है, तो ये तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से चलता जाएगा और आगे खुलता जाएगा, वो आगे भी चलता जाएगा। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पे अगर ये वाला स्ट्रैंड देखोगे, यहाँ से इस तरफ इतना बनाया है क्योंकि इसका 5 प्राइम यहाँ आ रहा था, 3 प्राइम यहाँ आ रहा था, इधर 3 था सर। ठीक है, यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, ये बना दिया इतना पोर्शन। जब यहाँ पे आया इस अगले पोर्शन के लिए, वो फिर यहाँ से यहाँ बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूसली आगे बनता जाता है, ये खुलता जाएगा आगे और ये आगे बनता जाएगा। लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड है वो जितना पोर्शन खुला उतना बन गया, फिर अगला पोर्शन खुला, फिर वो उसको पॉलीमराइज कर दिया, फिर खुला, फिर बन गया। इस तरीके से ये जो एक स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार नहीं बन रहा, थोड़ा पोर्शंस में बन रहा है। तो इसीलिए हमारे पास जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीड जो लीड करता है, आगे बढ़ता है। दूसरा जो पिछड़ जाता है उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैग बिहाइंड। तो हमारे पास दो तरीके के स्ट्रैंड बनते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा बनता है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डायरेक्शन होता है उस स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं, एक नाम देके हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बनते जा रहे हैं। ऐसे मान के चलो मेरे पास ये डीएनए था, इसमें इस तरीके से ये ऐसे बेसिस थे, हमारा पॉलीमरेज आया, उसने इसके अगेंस्ट बनाया, इसके अगेंस्ट बनाया, इसके अगेंस्ट बनाया इधर। ठीक है, तो बीच बीच में छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं, है ना। ये जो गैप्स हैं ये बाद में एक और एंजाइम आएगा, डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो है वो लाइगेट से बना है, लाइगेट करने का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा और इनको आपस में आके जोड़ देगा ताकि ये स्ट्रैंड भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जब फाइनली ये पूरा का पूरा डीएनए बन जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर हमें एक स्ट्रैंड में से दो स्ट्रैंड्स मिलके बन जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास डॉटर डीएनए। ठीक है, सन डीएनए नहीं बनेंगे, हमेशा डॉटर सेल्स की तरह डॉटर डीएनए बनेंगे। ठीक, या हम प्रोजेनी डीएनए कह सकते हैं। अब इसमें तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेन एंजाइम जो है इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज है और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी आके ये डीएनए को ही बाइंड करेगा। ठीक है, क्यों क्यों कह रहे हैं ऐसा, सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो मैं कह रही हूँ कि एक के बाद एक यूनिट लगती जा रही है, ये क्या है, दीज आर ऑल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स नहीं कहेंगे। जब हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज से बने हुए हैं तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें डीएनए किस चीज से बना हुआ है, इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, और आरएनए की क्या है, इसकी है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट,
ये एंजाइम जो है हाईली एफिशिएंट है, न्यूक्लियोटाइड्स को बहुत जल्दी जल्दी जोड़ देता है शॉर्ट टाइम में। तो ये लगा लो 20, हमारे पास जो ई कोलाई है इसके पास है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, इतने हैं, जिसको ये 18 मिनट के अंदर रेप्लिकेट कर लेता है। यानी पर मिनट अगर हिसाब लगाओगे तो तुम लोगों का लगेगा कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर ये 2000 बेस पेयर्स को पॉलीमराइज कर देता है। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा एफिशिएंट है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, सिर्फ फास्ट नहीं है, एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो भी लगाया गया है वो कैसे लगाया गया है। सपोज करो मेरे पास ये था एक डीएनए, ये थी टी ए जी जी सी सी ए ए टी, इस तरीके से ये डीएनए स्ट्रैंड था। ठीक है, मैं सिर्फ नाइट्रोजनस बेस दिखा रही हूँ क्योंकि शुगर फॉस्फेट तो सब में एक जैसी होती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जब न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाएगा तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा आएगा, सबसे पहला आएगा डी ऑक्सी एडिनोसिन। समझ आया सबको? डीऑक्सी एडिनोसिन क्यों है, क्योंकि टी किससे वो करता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए को, ये हमेशा टी ए के साथ पेयर अप करता है दो बॉन्ड्स के साथ में। ठीक है, एडिनिन कंटेनिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, और अगर एक फॉस्फेट लगी हुई है तो वो मोनोफॉस्फेट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, एक ही शुगर होती है ना एक के पास में, ऐसे इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, ये एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, ये एक यूनिट है। तो एक ही फॉस्फेट लगी हुई है तो इसीलिए मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ जो लगेगा वो लगेगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगला ए के अगेंस्ट कौन लगेगा, टी, अगेन डबल बॉन्ड से। ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में, यहाँ पे इधर शुगर होगा एक फॉस्फेट होगा, तो इसका नाम हम लिखेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। अगला इसके पास आएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ सी, यानी कि डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर वगैरह ध्यान रखो तभी चीजें ना अच्छे से समझ में आ पाती हैं। तो इसके अगेंस्ट ऐसे यहाँ जी लग जाएगा, यहाँ टी लग जाएगा, फिर ए लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो टी है उसके अगेंस्ट ए ही आना चाहिए, सी के अगेंस्ट जी ही आना चाहिए। अब सोचो 2000 बेस पेयर एक सेकंड में लगा रहा है, यानी कि 2000 के 2000 ठीक भी होने चाहिए। ठीक है, तभी चीजें ठीक से काम करेंगी, यानी एक्यूरेसी भी चाहिए। एक्यूरेसी 100% हो ऐसा जरूरी नहीं है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है कि पूरा डीएनए बनने के बाद एक प्रूफ रीडिंग करने के लिए भी एंजाइम होता है, और वो प्रूफ रीडिंग करता है, जहां जहां मिस्टेक्स रह जाती हैं वहां वहां जाके उसको ठीक भी करता है। देखो, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वर्ल्ड, रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन, अगर किसी तरीके की मिस्टेक हो जाती है तो उससे म्यूटेशन हो जाएगी। फिर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लग रही है, जो एटीपीज यूज करते हैं एनर्जी खर्च करने के लिए, एटीपी जीटीपी सब यूज होते हैं, तब कहीं जाके वो एनर्जी आती है जिससे रेप्लिकेशन हो सके। ठीक है, कोई भी एंजाइम एवं काम नहीं करता, जैसे तुम लोग काम नहीं करते ना बिना खाना खाए, वैसे ही जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो सेल्यूलर वर्ल्ड है, उसमें एटीपीज खर्च होते हैं, तब कहीं जाके जो रेप्लिकेशन है वो होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स सर्व डुअल पर्पस। तो ये जो है ये क्या है, वही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, यानी कि थाइमिडीन, एडिनोसिन, यूरिडीन तो नहीं आएगा, साइटिडीन, ट्राइफॉस्फेट, ये डुअल पर्पस सर्व करते हैं, यानी कि इसमें से फॉस्फेट दो हटा दो, उससे एनर्जी मिल गई, और एक जो फॉस्फेट वाला बच गया उसको न्यूक्लियोटाइड की तरह यूज कर दो यहाँ पे। समझ आया कि मैंने क्या कहा, कि मेरे पास सपोज करो एक शुगर, ये फॉस्फेट, ये है एडिनिन। ठीक है, ये क्या बन गया, एक इतना होता है न्यूक्लियोसाइड, इतना होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये है हमारे पास, अगर मैं शुगर जो है ये वाली डीऑक्सीराइबोज ले रही हूँ, ठीक है, तो ये है मेरे पास डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ये है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल आया, पॉलीमरेज ने क्या किया, ये दो बॉन्ड्स ब्रेक किए, बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हुआ, एनर्जी मिली, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, और ये जो बाकी का बच गया, ये बच गया ना इतना हिस्सा, इसको उठा के यहां चिपका देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है ना, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है, ये इसकी बेसिक यूनिट है जो इसमें जाके चिपकाई जानी है। यानी कि बाहर से जो मॉलिक्यूल आया, जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड था जो आया, वो इसको एनर्जी भी दे रहा है, और वो खुद जब एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो गया उसके बाद खुद जाके ईंट की तरह इसमें लग भी जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो डुअल पर्पस सर्व किया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस। पहली चीज, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी चीज, जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद ये एक यूनिट की तरह भी सर्व करते हैं, और खुद जाके जो ये है ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। हाँ, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम किया, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। सबस्ट्रेट की तरह काम करने का मतलब है वो एक यूनिट की तरह खुद जाके उस स्ट्रैंड के अंदर जाके ऐड हो जाते हैं। The two terminal phosphate in a deoxynucleotide triphosphate are high energy phosphates, same as in case of ATP। जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसी तरीके से GTP हुआ, CTP हुआ या TTP हुआ, सभी के अंदर जो दो फॉस्फेट्स हैं उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। हो सकता है ये पैराग्राफ वैसे पढ़ते तो तुम लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। अब कोशिश करना समझने की कि ये जो हमारे पास ATP CTP ये क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये है ATP, स्पेशली बोलूंगी तो DATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि DNA में यूज कर रहे हैं। तो इसके दो फॉस्फेट्स ब्रेक करो, जो एनर्जी मिले उसको यूटिलाइज करो, और जो बाकी का बचा उठा के उसको DNA के अगेंस्ट लगा दो, जो एक स्ट्रैंड बचा हुआ उसके अगेंस्ट यूनिट की तरह यूज कर लो, ठीक है। तो सबस्ट्रेट भी हो गया और यहाँ से एनर्जी भी ले ली। उसके बाद इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट, एक तो DNA पॉलीमरेज हो गया हमारा पहला एंजाइम, इसके अलावा और भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं और लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, पूरी को हम लोग एक बार में नहीं खोल सकते, क्योंकि हमें पता है इंसान का भी देखेंगे, एक सेल का जो लेंथ है टोटल 2.2 मीटर है, तो उसका एक बार में तो ओपन नहीं कर सकते, तो क्या होता है, रेप्लिकेशन जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग्स में होता है। अच्छा, ये वर्ड रह गया, ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स है जहां से ओपन करता है DNA, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। ये जो बनता है, ये जो पूरा DNA था ये पूरा, उसमें से जितना पोर्शन जिस टाइम पे खुला रहता है उस पोर्शन को हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। ये जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, ये कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन सिर्फ वन डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम में। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जैसे कि एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ध्यान रखना ये 3 टू 5 है, तभी तो जो नया वाला बनेगा वो 5 टू 3 बनेगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये तो कॉन्टिन्यूअसली बनता जाएगा कि ये इस डायरेक्शन में खुलेगा ऐसे और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन तो हमेशा 5 टू 3 ही रहेगी। लेकिन जो दूसरा वाला है वाइल, कहाँ गया, वाइल ऑन अदर, दूसरा वाला जो टेम्पलेट जिसकी 5 टू 3 है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, उसको में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनेंगे जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अब ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होता है इसको बाद में जोड़ देते हैं और वो एंजाइम होता है हमारा DNA लाइगेज, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे पास न्यू न्यू वर्ड्स आए हैं, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज आया है, फिर रेप्लिकेशन फोर्क आया है, कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस आया है, और DNA लाइगेज आया है। DNA पॉलीमरेज ऑन देयर ओन शुरू नहीं कर सकते, कहीं पे भी के लोग कहीं पे भी रेंडमली शुरू कर दिया, हर जगह एक डेफिनेट रीजन होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या शॉर्ट में ओरी भी कहा जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedures requires a vector। अब ये लाइन तुम्हारे लिए थोड़ी दिमाग से ऊपर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये पोर्शन जो है, अगर तुम चाहते हो कि किसी बैक्टीरिया से, कई बार तुमने सुना होगा कि ह्यूमन DNA बना लिया,
इंसान में से डीएनए निकाल के दूसरा डीएनए नया बना लिया है, वो बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, उससे नए चेंजेस आ गए। करते हैं ना ये चीजें कि डीएनए एक से निकाल के दूसरे में डाल दिया, दूसरे से तीसरे में डाल दिया, नया नया बनाने की। जैसे हम लोग इंजेक्शंस भी लेते हैं, तो बच्चों में जो इंजेक्शंस आते हैं, अगर कोई प्रोटीन डालना है जो ह्यूमन वाला है, या ह्यूमन इंसुलिन को ही ले लो, जो इंसुलिन दिया जाता है, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको इंसुलिन देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। अब वो इंसुलिन कैसा इंसुलिन है? अब वो इंसुलिन जो है वो केमिकली सिंथेसाइज होता है, ठीक है, मान लिया वो केमिकली सिंथेसाइज है, लेकिन उसको किसने बनाया? मशीनों से बन रहा है? नहीं, उसको बैक्टीरिया बनाता है, क्योंकि इंसान से तो ले नहीं सकते ना कि इंसान की पैनक्रियाज निकाल लो और उससे बनवाए जाओ। तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को वो जीन पकड़ा देते हैं कि ले बेटा ये जीन पकड़ो इंसुलिन वाला, और तुम हमारे लिए इंसुलिन बना दो। लेकिन इतना आसान नहीं है। जो बैक्टीरिया है वो अपना डीएनए का बनाएगा, हमारे डीएनए का क्यों बनाएगा? ठीक है, तो इसीलिए जब हम अपना जीन उसके अंदर कॉपी करते हैं, तो उस कॉपी करते हुए हम लोगों को साथ में ये भी डालना पड़ता है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो कितनी भी बार डिवाइड कर जाए, वो कभी हमारा डीएनए बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए ये पोर्शन, ये जो 4 लाइनें हैं, तुम लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि ये तुम लोगों को बेहतर तब समझ आएंगी जब तुम चैप्टर नंबर 11 और 12 पढ़ोगे। ठीक। फर्दर, नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। इतना पढ़ने के बाद भी रेप्लिकेशन की सारी डिटेल्स अभी तक नहीं पता है। सिर्फ क्या पता है, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, और रेप्लिकेशन और डीएनए और जो डिवीजन साइकिल होती है ये आपस में हाईली कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है कि न्यूक्लियस जो था वो डबल हो गया, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया, लेकिन आगे फिर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो उससे पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। और पॉलीप्लॉइडी तुम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि कितनी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप सबको समझ आ गया। अभी कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि भाई एक दिन में 2 ही टॉपिक्स खत्म हो, ताकि तुम्हारा जो डीओई है जितना वो एक हफ्ते में टॉपिक खत्म, वो 1 घंटे की क्लास लेते हैं और उसके अंदर बहुत